ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज मैं आपके समक्ष पार्टीशन ऑफ इंडिया यानी भारत की स्वतंत्रता और भारत के विभाजन से संबंधित कुछ मुद्दों को उठाना चाहता हूं। एक्चुअली दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट डिस्प्यूटेड क्वेश्चन इन मॉडर्न हिस्ट्री और रेदर यू कैन से इन इंडियन हिस्ट्री। अगर आप हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में भी कहेंगे तो हम इसको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि पार्टीशन ऑफ इंडिया दुनिया की 10 ट्रेजेडीज में एक मानी जाती है। अगर दुनिया की 10 त्रासद घटनाओं में किसी एक को हम काउंट करें तो पार्टीशन ऑफ इंडिया को कहा जाता है। मैं इस मुद्दे को इसलिए उठाना चाहता हूं क्योंकि अभी अभी मैंने न्यूज़पेपर में कुछ दिन पहले मैंने होम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट देखा। हमारे जो गृह मंत्री हैं उनका स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट था पार्टीशन के ऊपर। एक यह था कि पार्टीशन को एक्सेप्ट करके कांग्रेस कार्यकारिणी ने बहुत बड़ी गलती की, और कांग्रेस कार्यकारिणी ने इसे कब एक्सेप्ट किया है तो जून 1947, याद रखिएगा, जून 1947। दूसरा मुद्दा उन्होंने उठाया कि पाकिस्तान का निर्माण गलत हुआ क्योंकि ये धर्म के नाम पर गठित एक नेशन था और धर्म और राष्ट्र को अलग अलग लिया जाना चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने यह कही कि हम पाकिस्तान या से आए हुए मुसलमानों की सुरक्षा देना और उन्हें नागरिकता देने का वचन कांग्रेस ने दिया था, जिसमें वह चूक गई, और उन्हें हिंदुओं को, यानी जो गैर मुसलमान हैं, हिंदू प्रदेश मुस्लिम प्रदेश से आए हुए, उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए, उन्हें नागरिकता मिलनी चाहिए। हम इन तीनों प्रश्नों पर 3 अलग अलग लेक्चर में विचार करेंगे। बिल्कुल सही उन्होंने कहा, एक राष्ट्र के गृह मंत्री होने के नाते देश की इन बड़ी घटनाओं के ऊपर विचार करना, अतीत से सबक लेना और इतिहास का रचनात्मक प्रयोग करना, ये राजनीतिक नेता और किसी भी मंत्री या हमारे प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर इनका धर्म बनता है या उनका कर्तव्य बनता है। तो उन्होंने बहुत ही सही चीज कही, लेकिन मैं इस पर थोड़ी समीक्षात्मक टिप्पणी देना चाहूंगा। देखिए, पहला मुद्दा, ये 3 मुद्दे मैं 3 अलग अलग लेक्चर में रिकॉर्ड करूंगा और 3 अलग अलग लेक्चर में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पहला मुद्दा हम आते हैं, क्या पार्टीशन के लिए कांग्रेस उत्तरदायी थी? मैं यहां सोनिया गांधी, राहुल गांधी की कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मेरे ऑडियंस इसको गलत ना समझे। मैं उस कांग्रेस की बात कर रहा जिसको लीड कर रहे थे नेहरू, पटेल और गांधी। तो हम उस कांग्रेस में पार्टीशन के लिए कांग्रेस उत्तरदायी थी, उस पहलू पर विचार करना चाहेंगे। देखिए, अब इसको 2 अलग अलग पार्ट में हमें बांट कर देखना होगा, एक शॉर्ट टर्म, दूसरा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इसलिए कि हमारे होम मिनिस्टर साहब का जो बयान है, जो स्टेटमेंट है, वो कांग्रेस कार्यकारिणी के फेलियर की बात करें, और कांग्रेस कार्यकारिणी का ये फेलियर कब है इस पर हम चर्चा करें तो यह जून 1947 में, और माउंटबेटन प्लान लाया गया था 3 जून 1947 को। फिर कांग्रेस कार्यकारिणी ने उसे एक्सेप्ट किया, मुस्लिम लीग ने पहले एक्सेप्ट कर लिया था। फिर वहां से माउंटबेटन लंदन उड़ते हैं और वहां लंदन जाकर उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट से 18 जुलाई तक अप्रूवल लेते हैं। 4 अगस्त तक उस पर ब्रिटिश क्राउन की मुहर लग जाती है। अब बहुत ही जल्दबाजी में इस पार्टीशन के प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया जाता है। तो यहां पर जो कांग्रेस एक्सेप्ट करती है, ये कांग्रेस की गलती थी या नहीं, इसको समझने के लिए हमें इसे 2 टर्न, 2 कंटेक्स्ट में बांट कर देखना होगा, एक लॉन्ग, एक शॉर्ट। चलिए पहले हम लॉन्ग कंटेक्स्ट में देखते हैं कि भाई इस पार्टीशन के लिए हम किसको रेस्पॉन्सिबल माने। तो देखिए, इसमें किसी एक स्टेक होल्डर को रेस्पॉन्सिबल नहीं माना जा सकता।
इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इस पर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। संरचनात्मक कारण, तात्कालिक कारण, स्ट्रक्चरल फैक्टर, इमीडिएट फैक्टर, इंटरनेशनल फैक्टर, नेशनल फैक्टर, अंतर्राष्ट्रीय कारक, राष्ट्रीय कारक, रीजनल कारक और ऑल इंडिया फैक्टर्स, अखिल भारतीय कारक। बहुत सारे फैक्टर्स उत्तरदायी रहे। इसका प्लान कोल्ड वॉर के जो जनक ब्रिटेन और अमेरिका था उसके द्वारा भी बनाया जा रहा था। अब बात रह गई कांग्रेस की गलती की या कांग्रेस की भूल की। निश्चय ही इसमें कांग्रेस का भी रोल रहा। कांग्रेस से भूल हुई। दो तरह से गलतियां होती है, एक थ्रू कमीशन, दूसरा थ्रू ओमिशन। If some other parties have committed the partition, or you can say implemented the partition or brought the partition of India through commission, Congress did it through omission। यानी कुछ अन्य पार्टियों ने कुछ करके विभाजन को लाया तो कांग्रेस ने कुछ ना करके विभाजन को लाया। तो हम कांग्रेस को इससे मुक्त नहीं कर सकते। लेकिन मैं दूसरी बात फिर आपको कहना चाहूंगा, ये कांग्रेस उसमें सिर्फ एक प्लेयर है और भी इसमें बहुत सारे प्लेयर हैं। लेकिन कांग्रेस की गलती कहां कहां हुई, तो देखिए, वैसे तो उस गलतियों की पूरी सूची आपके सामने रखना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं दो चार इस तरह के एग्जाम्पल से इसको मैं प्रूव करना चाहूंगा। पहला, कांग्रेस ने जब बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस की ओर से और लीग मोहम्मद अली जिन्ना की ओर से 1916 का लखनऊ पैक्ट किया था, उसमें कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन को, सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट कर लिया था। सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचन ब्रिटिश की साजिश थी और उसका उद्देश्य था भारत को एक धार्मिक पहचान के आधार पर विभाजित करना। तो अब तक तो कांग्रेस ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था, तो उसे वैधता नहीं मिली थी। लेकिन जब 1916 में 1916 में लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस ने जब इस पर अपनी सहमति की मुहर लगा दी, तो इसका मतलब है कि लखनऊ पैक्ट को अब वैधता मिल गई, यानी पृथक निर्वाचन को वैधता मिल गई। और यह बात कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया कि राजनीति में धार्मिक पहचान को स्वीकार करना बुरा नहीं। दिस इज मेजर फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द कांग्रेस। अब आते हैं 1920 के खिलाफत मूवमेंट में। कई बार क्या होता है कि हम कुछ अच्छे के लिए काम करते हैं परंतु निशाना चूक जाता है। गांधी जी ने एक अच्छे उद्देश्य से उन्होंने खिलाफत मूवमेंट का मुद्दा उठाया था। उन्होंने सोचा था कि खिलाफत का मुद्दा भले ही धार्मिक मुद्दा हो, लेकिन हिंदू और मुस्लिम एकता को सुदृढ़ करने का इससे सुनहरा अवसर नहीं मिलेगा। और उन्होंने खिलाफत के मुद्दे पर असहयोग आंदोलन लाया। फिर वही बात, यानी राजनीति में धार्मिक मुद्दे को उठाया जाना। और खिलाफत ने पूरी राजनीति की, भारतीय राजनीति में विशेषकर जो सांप्रदायिक राजनीति है उसकी पूरी संरचना को ही बदल डाला। क्योंकि इसमें जितने भी बचे खुचे धर्मनिरपेक्ष मुस्लिम नेता थे वो हाशिए पर चले गए और उलेमा, काजी, ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट सामने आ गए। इस कारण से कुछ हिंदू रूढ़िवादी तत्व थे, उन्हें भी उत्साह मिला, उन्होंने भी हिंदुत्व कार्ड खेलना शुरू कर दिया। तो ले दे करीब बार घाटे का सौदा सिद्ध हुआ। एंड दिस इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलिसी गाइडेड बाय अ शॉर्ट टर्म गेन बट लॉन्ग टर्म लॉस। यह एक अल्पकालिक लाभ के लिए दीर्घकालिक घाटे का किया गया एक सौदा था। इसको हम गलती की लिस्ट में जोड़े। फिर क्या हुआ कि 1937 में चुनाव हुए। अब 1937 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग, वहां की एक संयुक्त प्रांत यानी आज का उत्तर प्रदेश ही तब संयुक्त प्रांत था, तो संयुक्त प्रांत में उस समय एक पार्टी थी। उस पार्टी का यह नाम था
एग्रीकल्चर नेशनलिस्ट एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी, और उस पार्टी के मुखिया छतारी के नवाब थे। उन्होंने इस पार्टी को रन किया था। एक जमींदारों की पार्टी थी और वो जमींदारों के विशेषाधिकार को बनाए रखना चाहती थी। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मिलकर छतारी के नवाब के विरुद्ध चुनाव लड़े थे, एक कोलिशन धर्म के तहत। उस समय मुस्लिम लीग के जो लीडर थे उनका नाम था खलीकुज्जमा, और कांग्रेस के लीडर थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। दोनों ने मिलकर चुनाव लड़े। अब जब चुनाव परिणाम सामने आया तो कांग्रेस को खुद पर इतनी सीटें मिल गई कि मुस्लिम लीग के बिना वो सरकार बनाने की स्थिति में आ गई। अब जब वो मुस्लिम लीग के बिना सरकार बनाने की स्थिति में आ गई तो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को डंप कर दिया। कहा कि नहीं, हम मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि मुस्लिम लीग भी अपने आप में जमींदार संस्कार से ग्रस्त है, इस पर भी जमींदारों का ही प्रभाव है। तो हम जो लखनऊ सेशन 1936 और फैजपुर सेशन 1937 में जो किसानों के पक्ष में जितने प्रस्ताव लाए हैं, उन प्रस्तावों का क्रियान्वयन हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग हमें खुला हाथ नहीं देगी। तो ठीक है, बहुत अच्छे बड़े उदात्त विचार हैं आपके। तो ये तो आपको चुनाव लड़ने से पहले सोचना चाहिए था कि मुस्लिम लीग के साथ मिलकर हम चुनाव कैसे लड़ें। और जब आपने चुनाव लड़े तब तो आपको फिर कोलिशन धर्म का पालन करना चाहिए। जो एक आप जब दोनों पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हो तो मिलकर सरकार बनानी चाहिए। तो खैर चलिए, लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि हम मान लें कि इसी से पार्टीशन ऑफ इंडिया हो गया। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि इट इज अ मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ द कांग्रेस। अब देखिए, जब 1937 का चुनाव हुआ तो चुनाव के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में बहुत ही इनकरेजिंग हुए, बहुत ही कांग्रेस की बहुत बड़ी सफलता मिली, और मुस्लिम लीग की उतनी ही शर्मनाक पराजय। कहते हैं कि इससे कांग्रेस को अतिरिक्त आत्मविश्वास आ गया, बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहां तक स्टेटमेंट दे दिया कि अब देश में दो ही पार्टियां बच गई है, एक साम्राज्यवादी पार्टी, दूसरी राष्ट्रवादी पार्टी। साम्राज्यवादी पार्टी का नेतृत्व ब्रिटिश कर रहे और राष्ट्रवादी पार्टी का नेतृत्व कांग्रेस कर रही। देयर इज नो थर्ड पार्टी इन इंडिया। मतलब उनका सीधा इशारा था कि मुस्लिम लीग का एक्चुअल में खात्मा हो चुका है। अब मुस्लिम लीग कैन नॉट कम्पीट विद द कांग्रेस एंड इंपीरियलिस्ट पार्टी के रूप में ब्रिटिश का अस्तित्व बना रहेगा तब तक जब तक ब्रिटिश भारत को छोड़कर जाते नहीं, और नेशनलिस्ट पार्टी के रूप में इस कॉज को कांग्रेस आगे बढ़ाती रही। तो कहीं ना कहीं आप मुस्लिम लीग की शक्ति को नकार रहे हो, और उसमें आपको ये चाहिए था कि 1937 के बाद, हालांकि मैं आपको बताऊं कि पंडित नेहरू के द्वारा एक मुस्लिम मास कांटेक्ट प्रोग्राम शुरू किया गया था, लेकिन बाकी कांग्रेस के नेताओं ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मतलब कि इसमें जो कांग्रेस के फेस को बचाने वाले कुछ हिस्टोरियंस थे, क्योंकि आप जानते हो कि देखो ये सोशल साइंस है, तो सोशल साइंस में कोई ऑब्जेक्टिव व्यू नहीं हो सकता। आप भी मेरे व्यू से डिफर कर सकते हो, और बिल्कुल डिफर करना चाहिए। हम उसमें कोई दुराव छिपाव नहीं चाहते। हम ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब मैं खुद कहता हूं बी अ थिंकिंग क्रिएचर, आपको क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना चाहिए, तो कभी भी सोशल साइंस में एक पर्सपेक्टिव नहीं होता। लेकिन मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि जैसे ही चलिए जो नेहरू का स्टेटमेंट है, कांग्रेस के बाकी नेताओं का है, उसमें जो कांग्रेसी हिस्टोरियन जिनको कहा माना जाता है, जिन्होंने कांग्रेस को कहीं ना कहीं डिफेंड करने की भी कोशिश की, जैसे बिपिन चंद्र, उनको माना जाता है कि वो प्रो कांग्रेसी रहे। लेकिन उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि कांग्रेस की ओर से गलती यह हुई कि कांग्रेस हमेशा नेताओं के स्तर पर एकता लाने का प्रयास करती रही, लेकिन मुस्लिम मासिस को अपने कॉन्फिडेंस में लेने में चूक गई। कहीं ना कहीं जो बंगाल के मामले में आप देखेंगे कि बंगाल में जो बहुसंख्यक किसानों और हिंदू जमींदारों के बिहेवियर में जो एक असंगति थी, उसमें कांग्रेस बीच में जम करके और कम से कम बंगाल के किसानों का विश्वास जीत सकती थी, परंतु वहां भी कांग्रेस चूक गई। इसलिए देखिए कि कांग्रेस के कुल 11 प्रांतों में 8 प्रांतों में सरकार बनी। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि माना जाता है कि इंडियन रेनेसां का रिप्रेजेंटेशन, उसका प्रतिनिधित्व किसने किया? बंगाल ने किया। बात चलती है बंगाल पुनर्जागरण, तो पुनर्जागरण पाने वाला पहला स्टेट बंगाल में कांग्रेस की सरकार ना गठित हो, यह अपने आप में कितनी विचित्र बात है।
तो कुल मिलाकर हम कांग्रेस को सेव नहीं कर सकते। कांग्रेस ने कुछ ना करके जरूर गलती की है और पार्टीशन में उसके दोष से हम मुक्त नहीं कर सकते। लेकिन मैं यहां पर गृह मंत्री जी के इस विचार से असहमत हूं कि कांग्रेस कार्यकारिणी ने जून 1947 में विभाजन को स्वीकार करके बहुत बड़ी गलती की। अब देखिए, जून 1947 में देश जिस मोड़ पर खड़ा है उसमें विभाजन को रोकना बहुत ही कठिन था, चाहे कोई भी पार्टी हो। क्योंकि देखिए, देश दंगों से दहक रहा था। इंडियन आर्मी पुलिस ब्रिटिश के पास थी, इंडिया के पास कोई ट्रेंड अपनी आर्मी नहीं थी, कोई इंडिजिनस कोई फोर्स नहीं था। और मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिकता का जहर इतने नीचे तक घोल दिया था और हिंदुओं में भी इतना ज्यादा घृणा हो गई थी, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट दोनों कम्युनिटी के बीच इतनी अधिक हो गई थी। कहां दंगे नहीं, आप जानते हो ये दंगा कलकत्ता किलिंग से शुरू हुआ, बंगाल, फिर बंगाल के बाद बॉम्बे, बिहार के मुंगेर जिले और अंत में पंजाब। तो बाकी जगहों पर चलो दंगे फिर 15 अगस्त से पहले शांत हुए, लेकिन जो माहौल बन गया था उसमें किस लीडर ने सबसे पहले स्वीकार किया? तो ध्यान रहे कि सबसे पहले, अगर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भी आप अपवाद में रखो, क्योंकि वो कोई उतना मतलब हम उनको मानकर नहीं चलते हैं कि पॉलिसी मेकिंग में उनका कोई बहुत बड़ा रोल रहा, लेकिन पॉलिसी मेकिंग में एक नेता का बहुत बड़ा रोल रहा है। कम से कम 3 नेता का रोल तो आप मानोगे, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल नेहरू से पहले ऐसे नेता थे जो इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि विभाजन का कोई विकल्प नहीं है। पटेल ने तो स्पष्ट रूप से बयान दिया था कि अगर भारत विभाजन को स्वीकार नहीं करता तो कई टुकड़ों में बंट जाए। अब देखिए, विभाजन जिस मोड़ पर 1947 में जिस मोड़ पर पूरा देश खड़ा था, विभाजन को रोकने का 3 ही विकल्प था। या तो कांग्रेस के पास उतनी शक्ति होती कि मुस्लिम लीग की इस डिमांड के, विभाजन के डिमांड को बलपूर्वक दबा दिया गया होता, लेकिन नहीं, कांग्रेस के पास न तो वो विकल्प था न शक्ति थी। दूसरा कि ब्रिटिश इस बात के लिए तैयार हो जाते कि हां, वो अविभाजित भारत छोड़कर जा रहे हैं और भारतीय पार्टियां स्वयं अपने भविष्य का निर्णय ले लें। लेकिन ब्रिटिश इस बात पर अड़े हुए थे कि जब तक आप लोग भारत के भविष्य का फैसला नहीं कर लेते, हम भारत छोड़कर नहीं जाएंगे। अब मुश्किल पड़ी थी कि ब्रिटिश भी हमारे छाती के ऊपर मूंग दल रहे थे भारत के अंदर बैठकर और कह रहे थे मैं इसका सलूशन किए बिना नहीं जाऊंगा। और तीसरा मुद्दा यह था कि अगर मुस्लिम लीग और जिन्ना को कोई इतना बड़ा कंसेशन दे दिया जाता कि विभाजन से पीछे हट जाते। क्या कंसेशन उनको दिया जा सकता था? कोई कंसेशन ऐसा आपके दिमाग में है? बल्कि महात्मा गांधी ने जब ये बात कही थी कि जिन्ना को भी भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो वल्लभ भाई पटेल ने इसको टर्न डाउन किया था। गलत टर्न डाउन नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि आप नहीं जानते हैं बापू, देश में जो हिंदू भी अब बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनके अंदर ही बहुत ज्यादा अविश्वास का वातावरण कायम हो गया है और जिन्ना को हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित करेंगे तो देश में फिर एक भयानक दंगे छिड़ जाएंगे, पूरे देश में उबाल आ जाएगा। तो जिस मोड़ पर देश में खड़ा था, तो मैं कहना चाहूंगा कि इतिहास को फिर गंभीरता से पढ़ा जाए, फिर वास्तविकता प्रकट होगी। उस मोड़ पर मुझे लगता है कोई हमें सुझाए, कोई हमें बताए। अब देखिए, अब वहां पर हिंदू महासभा के नेता वीडी सावरकर अखंड भारत की बात कर रहे थे। वीडी सावरकर तो विभाजन के बाद ही बहुत समय तक जीवित रहे और वीडी सावरकर जीवन भर इस बात के लिए अफसोस करते रहे कि कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की विभाजन को स्वीकार कर, और सरकार ने विभाजन को थोपा, कांग्रेस लीग ने उसको एक्सेप्ट किया। लीग ने तो लाया ही था और कांग्रेस ने उसे एक्सेप्ट किया और उनके जीवन में एक बहुत बड़ा मलाल लेकर मरे कि भारत को अखंड होना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि सावरकर महोदय के पास विभाजन को रोकने का क्या विकल्प था? क्या उन्होंने विभाजन को रोकने की कभी गंभीरता से कोशिश की? उल्टा उन्होंने जो थियरी और सिद्धांत दिया
उससे और भी डिस्ट्रस्ट बढ़ा। वो अखंड भारत कहना तो बहुत आसान है, लेकिन वो अखंड भारत कैसे, क्या प्रारूप है, केवल कागज पर, पेपर पर, रियलिटी क्या थी उसकी। और मैं आपको बता दूं कि अखंड भारत शब्द तो बहुत कान में सुनने को अच्छा लगता है, लेकिन अखंड भारत का अगर आप कार्टोग्राफी को खींचेंगे तो उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। उस समय भी इम्पॉसिबल था, क्योंकि मामला केवल भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का ही नहीं था। बांग्लादेश तो उसमें पैदा भी नहीं हुआ था, भारत और पाकिस्तान आप मान लीजिए। अखंड भारत में जो भी हिंदू संस्कृति को स्वीकार करने वाले पूरे भारतीय उपमहाद्वीप है। तो मैं कहता हूं कि ठीक है, कांग्रेस की गलती थी, तो किस पार्टी के पास विभाजन का विकल्प था। और मैं आपको बताऊं कि हिंदू महासभा के जो लोकल लीडरशिप थे, उन्होंने तो मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके बंगाल और सिंध में सरकार भी बनाई थी। तो हम ये नहीं कहते कांग्रेस की गलती नहीं थी, लेकिन अकेला कांग्रेस ही क्यों बलि का बकरा इसमें बनी। इसमें अगर इतिहास ही पढ़ना है तो इतिहास को खोलकर सामने क्यों न रखा जाए, कौन कहां खड़ा था विभाजन के समय, किसका क्या रोल था। सो वी हैव टू ऑब्जर्व द थिंग्स क्रिटिकली। किसी एक पार्टी को न तो ब्लेम किया जा सकता है, लेकिन हां, कुछ की गलतियां ज्यादा है, कुछ की कम है। कुछ ने कुछ ना करके गलती की तो कुछ ने कुछ करके गलती की। इन फर्क को समझना पड़ेगा हमें। तो मैं इस लेक्चर को यहीं विराम देना चाहूंगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।